Hello students, welcome to the class, welcome to this channel Board Concept. My name is Kritika और आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ। मतलब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा मोडाल्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 10 का टॉपिक है, मोडाल्स। ओके, तो ना सबसे पहले मोडाल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोडाल्स क्या होता है। आपने अगर टेंसेस में पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, ये सब क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। दैट मीन्स जो कि वर्ब को डिफाइन यानी कि हेल्प करती है कि कौन सा पास्ट में है, फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है। इसी तरीके से जो मोडाल्स होते हैं ना, वो क्या डिफाइन करते हैं, हमारी एबिलिटी को, परमिशन को, हमको किसी को रिक्वेस्ट करना हो, सजेशन देना हो, ऑर्डर देना हो, ऑब्लिगेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ है किसी को एडवाइस देनी हो या लेनी हो, तो उसके लिए हम कौन से मोडाल्स वर्ब यूज करते हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ओके, तो मोडाल वर्ब इज ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पर वर्ब, and used to express certain conditions such as ability, permission, request, suggestion, order, obligation and advice. Okay, तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि मोडल्स क्या होता है, एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम आगे चलते हैं। इसके जो मोडाल वर्ब्स देखो कौन कौन सी होती है, शेल, विल, शुड, ought to, मस्ट, कैन, मे, कुड, माइट, वुड, डेयर, नीड, ये सारी होती है हमारी मोडाल वर्ब्स। एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के आगे, मोडाल वर्ब्स के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, शेल, ये क्या मोडाल वर्ब है, तो शेल के आगे हम जो भी वर्ब लगाएंगे ना, वो हम कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चाहे विल है, चाहे शुड है, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, एवरीथिंग, कितने भी मोडाल वर्ब्स है ना, उन सब के आगे हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ओके, तो हम अब एक एक करके ना हम सारी पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेल से। देखो, शेल और विल तो ना आपने वैसे टेंसेस में भी पढ़ा ही होगा, तो इसमें भी ना ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। शेल जो यूज होता है ना, वो हमेशा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज होता है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स आई या फिर वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं और हम सब, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन हो गए जैसे कि आप, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे लिए आप क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन हो जाएगी, दैट मीन्स यू। ओके, तो अगर या फिर आप सब मिलके मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या हो जाऊंगी, सेकंड पर्सन हो जाऊंगी। ओके, इसी तरीके से थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जैसे कि हम दोनों मिलके किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे चाहे वो कोई नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, या फिर ही, शी, इट और दे, ये सारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, हम खुद जो होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जैसे कि आई या फिर वी। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो और आपके लिए मैं सेकंड पर्सन हूँ, दैट मीन्स यू जो हो जाएगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन हो जाएगा हम दोनों मिलके अगर किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी का नेम भी हो सकता है, किसी लड़के का नेम, किसी लड़की का नेम है, किसी एनिमल का, किसी फ्लावर, किसी का भी नेम, वो थर्ड पर्सन होगा, या फिर ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। अब देखो, जो शेल है ना, वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज होता है। फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, आई या फिर वी। और एक बात का याद रखना कि शेल किसके साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है, जैसे कि वी शैल प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेलेंगे, हम शाम को खेलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा, वी शैल प्ले इन द इवनिंग। अब शैल के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्ले। ये आप हमेशा याद रखना कि मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है,
आई शैल विजिट द टेम्पल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगी। तो शैल के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट। हमने क्या सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किया है। ओके, और किसके साथ यूज होता है शैल, हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ। सेकंड है ऑफर फॉर अ सजेशन। हमको अगर किसी को कुछ ऑफर भी करना हो और कुछ सजेस्ट भी करना हो, जैसे कि एग्जांपल है शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। मतलब हमने हेल्प को ऑफर भी किया और एक तरीके से सजेस्ट भी किया कि हाँ हम आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो शैल के साथ शैल आई हेल्प यू, या फिर शैल वी रन। शैल वी रन इसमें कैसे ऑफर फॉर द सजेशन हो गया, जैसे कि दो दोस्त है स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए उनको देर हो रही है, तो एक उनमें से कहता है शैल वी रन। अब उसने ऑफर भी करा है भागने के लिए और सजेस्ट करा है कि अगर हम भागेंगे नहीं तो क्या होएगा, हमको स्कूल के लिए देर हो जाएगी, तो शैल बी रन। ऑफर फॉर अ सजेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या, देखो। शेल को हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम शेल को यू के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम ही शी इट दे इन सब के साथ भी हम शेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जब हमको किसी को थ्रेट देना हो, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, जब हमको किसी काम के लिए कोई धमकी देनी हो ना, तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, मैं सिंपल फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो उसमें हम शेल का यूज करते हैं। ओके, या फिर हमको किसी को ऑर्डर देना हो या किसी को प्रॉमिस करना हो। एग्जाम्पल देखो, यू शेल डू इट नाउ, तुम इसे अभी करो। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। कभी कभी होता है ना, हमारी मम्मी हमको कोई काम कहती है कि तुम इसे अभी करो, अगर हमने ना किया तो बाद में फिर पता है फिर मारेगी मम्मी हमें। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, सेकंड के साथ, सेकंड पर्सन के साथ शेल का यूज करा, और शेल के बाद क्या आई, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म डू। ये हमको क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। दे शेल रिपेंट लेटर। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, कि वो बाद में पछताएंगे। हम कभी कभी हमारी लड़ाई होती है, हम कहते हैं ना तुम बाहर मिलना, तुमको तो मैं बाहर देखूंगी, तुम बाद में बहुत पछताओगे। हमने क्या कर दिया, हमको धमकी दे दी है। तो हमने यहाँ थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करा, और शैल के बाद क्या आई, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रिपेंट। और रिपेंट का क्या मतलब होता है हिंदी में, पछताना। नेक्स्ट है ही शैल अटेंड योर बर्थडे नेक्स्ट टाइम। ही क्या थर्ड पर्सन है, ही शैल अटेंड योर बर्थडे नेक्स्ट टाइम, कि वो अगली बार तुम्हारा बर्थडे अटेंड करेगा। अब हमने ऐसा मतलब हम यहाँ पर वैसे विल भी लगा सकते थे कि ही विल अटेंड योर बर्थडे नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार वो तुम्हारा बर्थडे अटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने थर्ड पर्सन के साथ शेल लगा दिया ना, तो हमने प्रॉमिस कर दिया। जैसे कि हमने अगर अपनी फ्रेंड का बर्थडे अटेंड नहीं करा, बर्थडे पार्टी, तो हमारे घर पे आके हमारी मम्मी से पूछते कि इसने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड क्यों नहीं करी, तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि अगली बार पक्का करेगी। जब ये बोल दिया ना कि ही शैल, यानी कि अगली बार पक्का करेगा, अगर यहाँ पर होता ना विल, तो हमने ऊपर ऊपर से कह दिया कोई बात नहीं अगली बार कर लेगा, इस बार नहीं सही तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन जब हमने शेल बोल दिया ना, थर्ड पर्सन के साथ शेल लगा दिया, दैट मीन्स ये प्रॉमिस हो गया, और जब प्रॉमिस तो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम शेल को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करते ही करते हैं जब ऑफर फॉर अ सजेशन हो, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तब यूज करते हैं जब कोई थ्रेट देना हो, ऑर्डर देना हो, या किसी को प्रॉमिस करना हो। आ गया शेल का यूज कैसे होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विल। जैसे शेल में क्या था कि वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता था सिंपल फ्यूचर में, और विल का क्या है, विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। दैट मीन्स यू हो गया सेकंड पर्सन, या फिर ही शी इट दे, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ना मैंने वही पहले वाले एग्जाम्पल लिया है, क्यों लिया है, उसमें हमने क्या कहा था, विल का भी यूज होता है ना, वो सिंपल फ्यूचर के साथ होता है। उसमें मैंने क्या कहा था कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल कब लगता है, जब कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन इसमें बोल दिया यू विल डू इट नाउ, हमारी मम्मी ने कोई काम कहा है, ठीक है ये कि ये कर देना, कि तुम इसे कर दो, हम करें ना करें हमारी मर्जी है, ठीक है, ऊपर ऊपर से बोल दे यू विल डू इट नाउ, तुम इसे अभी करो। दे विल रिपेंट लेटर, वो बाद में पछताएंगे। ही विल अटेंड योर बर्थडे नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम्हारा बर्थडे अटेंड कर लेगा। तो यानी कि हमने ऊपर ऊपर से बोल दिया है, इसमें कोई थ्रेट नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम विल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी तरीके से ना हम विल का यूज जो है ना, वो हम सेकंड पर्सन के साथ, हाँ एक ये चीज इंपॉर्टेंट है
जब सिर्फ उस विल का यूज हमने सिर्फ सेकंड पर्सन के साथ करना हो, जब हमको किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना कि प्लीज कि तुम ये काम कर दो, प्लीज हमारे लिए ऐसा कर दो या वैसा कर दो, विल यू प्लीज लेंड हिम सम मनी, क्या तुम प्लीज उसे कुछ पैसा उधार दे दोगे, विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मार्केट, क्या तुम मेरे को बाजार जाने तक की कंपनी दोगे। हमने क्या लगाया, जब हमने विल के साथ प्लीज लगा दिया ना, प्लीज, तो हमने यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट कर दिया। और यहाँ पर ना प्लीज का आना जरूरी है। अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्लीज का आना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तो इजी सा था, आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने बोला था कि जो विल का यूज है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, इसी तरीके से इसमें भी ना एक्सेप्शन है। हम विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, जब हमको किसी को प्रॉमिस करना हो, थ्रेट देना हो, हम विलिंगनेस हो यानी कि इच्छुक हो कोई काम करने के लिए, विलिंग हो, रेजोल्यूट हो, या फिर डिटर्मिनेशन, हमने कोई पक्का मन बना लिया कि हमको ये तो करना ही करना है, तो हम क्या विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर लेते हैं। देखो वैसे हम नॉर्मल स्पीकिंग में ना हम शैल का यूज करते ही नहीं, हम सिर्फ विल ही यूज करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम ऑलवेज विल का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, तो हमको शैल का भी यूज प्रॉपर करना पड़ेगा और विल का भी करना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल देखो, आई विल लेंड यू सम मनी, कि मैं तुम्हें कुछ पैसा उधार दे दूंगा। आई विल लेंड, जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा दिया तो दैट मीन्स यहाँ हमने प्रॉमिस किया है। और विल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी विल नॉट पार्डन देम नेक्स्ट टाइम, पार्डन का मतलब होता है माफ करना, हम अगली बार उनको माफ नहीं करेंगे। जब हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा दिया ना, यानी कि हमने कोई हम धमकी दे दिया, थ्रेट दे दिया कि अगली बार उसने ये गलती कर दी ना, फिर हम माफ नहीं करेंगे, फिर हमने थ्रेट दे दिया। ओके, आई विल कैरी दिस बैग फॉर यू, यहाँ पर हमने क्या विलिंग है, हम किसी काम को करने के इच्छुक है कि हाँ मैं आपके लिए बैग उठा लेता हूँ, तो हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा दिया। अगर यहाँ पर शेल होता ना तो ये नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं होता, थ्रेट नहीं होता है, विलिंग ना होता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन हमने विल लगा दिया फर्स्ट पर्सन के साथ, तो यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। तो इसी तरीके से हमको ये याद रखना पड़ेगा कि शेल किस किस, अब सिर्फ आप इतना याद रख लो कि जो शेल है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आ रहा है कुछ वो वाले एक्सेप्शन वाला केस है। और विल का यूज हम ओनली, आई थिंक मैंने उल्टा बोली ना, मतलब शेल का यूज हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। और विल का यूज हम ओनली किसके साथ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ कर रहे हैं तो यानी कि कुछ एक्सेप्शन है। ओके, आ गया समझ, अब विल और शैल का अच्छे से पता चल गया कैसे करना है। जब हम इसकी आगे एक्सरसाइज करेंगे ना फिर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो ना आप बस समझ लो। देखो मैंने यहाँ पर किसी की ना डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ आपको कि आप, क्योंकि पेपर में आपकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं कि हाँ भाई शेल का ऐसे ऐसे है तो आप डेफिनेशन से हमें बताओ, नहीं, वहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट में लिख के समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि पेपर में एक्सरसाइज आएगी आपकी, डेफिनेशन नहीं आएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड, विल और शैल हो गया आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं शुड। शुड का वैसे मतलब होता है चाहिए, कि हमको कोई चीज चाहिए, हिंदी में हम शुड को क्या बोलते हैं, चाहिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ओके, शुड का मतलब भी यही होता है, मैं आपको बता दूं, ought to, ought to का मतलब भी चाहिए होता है, और मस्ट, इन तीनों का मतलब ना चाहिए ही होता है, लेकिन हम यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। वो हम कैसे करते हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुड हम यूज करते हैं जब हमारी कोई ड्यूटी हो या हमको किसी को एडवाइस देनी हो, तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। वी शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ, हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहना चाहिए। वन शुड पे द टैक्स इन टाइम, की हर किसी को टैक्स जो है टाइम पे करना चाहिए। वी शुड हेल्प अ नीडी पर्सन, हमको एक जरूरतमंद इंसान की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स, हमको एनिमल जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमको एडवाइस दी है, वी शुड ओबे आवर एल्डर, हमको एडवाइस दी गई है। वी शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ,
वन शुड पे द टैक्स इन टाइम, ये तो ड्यूटी होगी कि भाई टैक्स को टाइम पे करना चाहिए, हमको जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये क्या होगी, हमारी एडवाइस दे दी हमको। वी शुड नॉट टीज द एनिमल, एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए, क्या देगी, एडवाइस दे दी। तो जहां पर एडवाइस और ड्यूटी आ जाए वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जैसे कुछ भी आपको सेंटेंस दे रखा, आपको हिंदी तो पता चल जाती होगी ना कि अगर आपके एग्जाम में आएगा वी शुड डैश ओबे आर एल्डर्स, यानी कि हमको कोई एडवाइस दे रहा है, एडवाइस के लिए यूज होगा तो क्या यूज होगा, शुड का यूज होगा। ओके, आ गया इतना समझ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक हम शुड का यूज करते हैं जब कोई पर्पस हो। हम कभी कहते हैं ना कि पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, शुड। जहां पर आपको LEST लेस्ट ये नजर आ जाए ना, तो वहां पर याद रखना हमेशा शुड ही यूज होगा। और लेस्ट के बाद एक चीज और याद रखना, लेस्ट के बाद ना कभी भी नोट का यूज नहीं आता, नोट कभी भी नहीं आता। नेवर यूज नोट आफ्टर लेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी लेस्ट में ना नोट होता ही है, ठीक है। तो लेस्ट के बाद कभी भी नोट नहीं आता। एग्जाम्पल देखो, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, वो मेहनत तो करता है, वो मेहनत कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो फेल हो जाए। इसकी हिंदी जो है वो ये बनेगी, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत तो करता है, लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो लेस्ट के बाद हमने नोट नहीं लगाया और लगेगा भी नहीं, लेकिन हम बोल क्या रहे, कहीं ऐसा ना हो वो फेल हो जाए। ओके, तो लेस्ट के बाद कभी भी नोट नहीं आता, और जहां पर लेस्ट आ जाए वहां पर हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ओके, आगे देखो, he worked hard lest he should fail। अब यहाँ पर हमने कौन सा टेंस लिया, प्रेजेंट टेंस लिया, यहाँ पर पास्ट ले लिया। तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो उन दोनों के साथ हम लेस लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं। उसने मेहनत तो की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। he doesn't shirk lest he should fail, लेकिन लेस से पहले हम नोट का यूज कर सकते हैं। शर्क का मतलब होता है यहाँ अवॉइड करना, मतलब कि उसने अवॉइड तो नहीं किया, दैट मीन्स उसने अच्छे से पढ़ाई, मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि ही डजंट शर्क लेस्ट ही शुड फेल, उसने अवॉइड नहीं की किसी भी चीज को, पढ़ाई को अवॉइड नहीं किया, नहीं करता है वो पढ़ाई को अवॉइड, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। यानी कि वो पढ़ाई तो कर रहा है, उसने अवॉइड नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो याद रखना, जहां पर लेस्ट आ जाए वहां पर हमेशा शुड आएगा, और लेस्ट के बाद कभी भी नॉट का यूज ना करना। अगर आपको लेस के बाद कभी नोट दिख रहा है ना, दैट मीन्स उस सेंटेंस में क्या है, एरर है, वो सेंटेंस गलत है। ओके, आ गया शुड समझ। शुड भी इजी था, जहां पर एडवाइस और ड्यूटी वहां पर हम शुड का यूज करते हैं, और जहां पर कोई पर्पस हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है O2। O2 का मैंने क्या मतलब बताया था, O2 का मतलब भी वही होता है जो मतलब शुड का होता है, चाहिए हिंदी में मतलब। ओके, O2 का भी क्या मतलब होता है, चाहिए, लेकिन हम इसका यूज जो है ना वो अलग से, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। मैंने एग्जाम्पल सारे सेम ही लिए ताकि आपको ना उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू सबका पता लग जाए कि कौन सा, जब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए तो वो कहाँ पर O2 आएगा, कहाँ पर शुड आएगा, कहाँ पर मस्ट आएगा, ये आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो, जहां पर मॉरल ड्यूटी हो ना, यानी कि मॉरल का मतलब होता है कोई नैतिकता, मतलब कोई मॉरल ड्यूटी की नहीं है, हमको काम ना करना चाहिए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम O2 का यूज करते हैं। इंसिस्टेंट एडवाइस, जब हमको कोई मतलब बहुत जरूरी एडवाइस दे रहा हो तो वहां पर हम O2 का यूज करते हैं। स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, जहां पर हमको बहुत सख्त तरीके से कुछ रिकमेंड किया गया हो तो वहां पर भी हम O2 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, वी ought to obey our elders, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी मोरल ड्यूटी कि नहीं भाई ये तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। वी ought टू बी पंक्चुअल इन लाइफ, यहाँ पर क्या होगी, एडवाइस आ गई, या फिर आप इसे मॉरल ड्यूटी भी कह सकते हो, या फिर आप इसको एडवाइस भी कह सकते हो। वन ought टू पे द टैक्स इन टाइम, ये टैक्स को सॉरी हाँ, टैक्स को क्या करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। यहाँ पर इंसिस्टेंट एडवाइस आ गई, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं हम कि अगर हमने टैक्स पे नहीं किया तो बाद में फिर गड़बड़ हो जाएगी। वी ought टू हेल्प अ नीडी पर्सन, यहाँ पर हमारी क्या होगी, मॉरल ड्यूटी होगी,
कि हमको एक जरूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए। वी ought not to tease the animals, हमको एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप एडवाइस भी कह सकते हो कि हमको अच्छी एडवाइस दी है, या फिर स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन भी कह सकते हो कि अगर हमने परेशान किया ना किसी डॉगी को, खा जाएगा, फिर हमको काट जाएगा वो, तो फिर ठीक है। ये याद रखना, जब यहाँ पर नॉट आ जाए ना, ought के बाद नॉट, तो हम टू का यूज ना नॉट के बाद करते हैं। ओके, वी ought to behave properly with others, हम सबको ही ought to कि उसको दूसरों के साथ बड़ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। याद रखना, जब आपको ब्लैंक के बाद कोई सेंटेंस है, ब्लैंक के बाद टू लगा मिल जाए ना, तो वहां पर तो आप आंख बंद करके ought लगा देना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। जहां पर ब्लैंक के बाद टू नजर आ जाए ना, ought बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे बस लगा देना। ओके, आगे समझ, ought to इजी था ये भी। जहाँ पर मॉरल ड्यूटी हो, एडवाइस हो, या फिर कोई स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन हो, तो वहां पर भी हम ought to का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते थे, लेकिन वो नॉर्मल एडवाइस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इंसिस्टेंट एडवाइस हो गया, यानी कि बहुत सख्त एडवाइस आप कह सकते हैं। आगे देखो, आगे अब हम चलते हैं मस्ट पे। मस्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई कंपल्शन हो, कुछ कंपल्शन होता है, बहुत जरूरी है। जब कोई कंपल्शन हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। जब हमको किसी को वार्निंग देनी हो तब हम मस्ट का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन कोई बहुत जरूरी हो ना, तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब देखो मैं ना आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लिख के दे रही कि मस्ट के, मैं चाहूँ तो 3 4 5 लाइनों की डेफिनेशन लिख के दे दो, फिर आप उस डेफिनेशन को समझते रह जाओगे। लेकिन पेपर में आपकी डेफिनेशन थोड़ी ना आएगी, सीधा एक्सरसाइज आएगी ना, सेंटेंसेस आएंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मस्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई कंपल्शन हो, वार्निंग हो, किसी को चेतावनी देनी हो, ऑब्लिगेशन हो, कोई बहुत जरूरी कुछ काम हो, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। दैट डॉग इज मैड, यू मस्ट नॉट ईट इट, कि डॉग, ये कुत्ता पागल है, इसको परेशान मत करो। कि अगर परेशान किया तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगी? वार्निंग होगी कि अगर परेशान किया तो ये काट जाएगा। दैट डॉग इज मैड, तो यहाँ पर बहुत जरूरी मतलब वार्निंग होगी ना, तो इसी तरीके से हम मस्ट का यूज करते हैं। आगे देखो, द लास्ट डेट इज नियर, यू मस्ट पे द टैक्स, की लास्ट डेट आ गई है, पास में है, तुम्हें टैक्स जरूर पे कर देना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? वार्निंग भी कह सकते हो, कंपल्शन भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन, तीनों चीज हो सकती है। कि अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बाद में गड़बड़ हो सकती है। तो जहां पर बहुत जरूरी हो जाए ना, कंपल्शन हो जाए, वार्निंग हो जाए, वहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। और एक चीज याद रखना, हमने हर मोडाल वर्ब के बाद क्या लगाया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट नॉट टीज इट, ऐसा मत कर देना कि पहले यहाँ पर मान लो कि मोडाल वर्ब है, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर नोट वाला मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, कोई नोट वाला सेंटेंस है, तो पहले यहाँ पर आप, यहाँ सपोज मोडाल है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर नोट लगा दो। नहीं, ऐसा मत करना है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। नोट का लगेगा जो मोडाल और वर्ब दोनों के बीच में नोट लगेगा। ओके, समझ गए? दैट डॉग इज मैड, दैट डॉग इज मैड, यू मस्ट नॉट टीज इट। अगला सेंटेंस देखो, वन मस्ट नॉट प्ले विथ फायर, कि किसी को भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया? वार्निंग होगी ना, कि अगर आपने आग के साथ खेला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फायर तो क्योंकि डेंजरस होती है ना, तो यहाँ पर क्या होगी? वार्निंग। जहाँ पर वार्निंग होगी हमने क्या लगा दिया? मस्ट। आ गया समझ? ये भी इजी था। तो अब आपको पता चल गया होगा, एक वार्निंग का मस्ट का एक केस और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई लॉजिकल कंक्लूजन आ जाए, हमको ना पता है कि भाई ये हमारी क्लास में पढ़ती है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे पेन खरीदती है, महंगी महंगी नोटबुक्स लेके आती है, महंगे महंगे अपना सारा सामान यूज करती है, महंगा बैग यूज करती है, तो हम क्या कहते हैं? पक्का अमीर ही होगी, है ना। तो जब लॉजिकल कंक्लूजन आ जाए ना, तब भी हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। ही ट्रेवल्स इन एसी कार्स, कि वो एसी कार में ट्रेवल करता है, एसी कार में घूमता है। ही वियर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे महंगे कपड़े पहनता है। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, महंगे 5 स्टार होटल में रहता है। ही मस्ट बी रिच, तो यानी कि वो पक्का रिच होगा। यहाँ पर क्या हो गया? लॉजिकल कंक्लूजन हमने अपनी तरफ से बनाया ना, कि नहीं वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, महंगे कपड़े पहनता है, जब कहीं जाता है तो महंगे होटल्स में रुकता है ना, तो वो पक्का अमीर ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? मस्ट, कि वो अमीर ही होना चाहिए। ही मस्ट बी रिच, कि वो अमीर ही होगा। तो ये था मस्ट का। आ गया समझ? अब देखो, मस्ट हमने कहाँ का यूज कर लिया? जब कोई वार्निंग हो,
ऑब्लिगेशन हो या कंपल्शन हो, और यहाँ लॉजिकल कंफ्यूजन में हमने मस्ट का यूज करा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, खुद सोचना, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जगह आएगा शुड, यहाँ पर एक जगह आएगा ought to, और एक जगह आएगा मस्ट। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही डैश पास, कि वो रेगुलर स्टूडेंट है, वो पास हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए तो तीनों का मतलब चाहिए ही होता है, ठीक है, मतलब इन तीनों का मतलब चाहिए ही होता है, तो क्या आना चाहिए, अगला देखो। ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है, ही डैश पास, वो पास हो जाना चाहिए। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही इज ऑलवेज अ टॉपर, वो टॉपर ही है, हमेशा टॉपर ही रहता है, तो ही डैश पास, वो पास हो जाना चाहिए। अब क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए, देखो। ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि हाँ वो रेगुलर है, रोज आता है, अब पढ़ता है नहीं पढ़ता हमें क्या पता है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, शुड। अब हमें पक्का तो नहीं पता ना, ही शुड पास, कि वो पास हो जाना चाहिए, ही है क्योंकि वो रेगुलर है, रेगुलर है, लेकिन हम ये नहीं पता है कि वो सही पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो हमने नॉर्मल क्या लगा दिया, शुड लगा दिया। ही इज वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है, ही क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑट टू पास, कि उसे पास हो जाना चाहिए, ठीक है। ही इज ऑलवेज अ टॉपर, अभी ये तो पक्का ऑब्लिगेशन या कंपल्शन होगी कि वो टॉपर है, वो तो पास होगा ही होगा, तो ही मस्ट पास, वो पक्का पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप याद रखना कि शुड और टू और मस्ट तीनों सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ही हमको याद रखना है। जहाँ पर मोरल ड्यूटी आ जाए वहाँ पर ओ टू का यूज होता है, जहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हो तो वहाँ पर शुड का यूज होता है, या कोई ड्यूटी हो तो शुड का यूज होता है, ठीक है। तो इन तीनों का एक बार मैं वैसे बस शॉर्टकट में बता देती हूँ। शुड और टू और मस्ट, इन तीनों का जो हिंदी में मतलब होता है, इसका भी होता है चाहिए, मतलब कोई चीज का होना चाहिए, इसका भी सेम मतलब होता है, और मस्ट का भी सेम मतलब होता है। लेकिन शुड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल किसी को एडवाइस दे रहे हो, या फिर हमने कोई ड्यूटी अपनी करनी हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ही शुड पास, कि वो उसको पास हो जाना चाहिए, ही शुड, यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा, ओके। ऑटो में क्या होता है, जब हम कोई मोरल ड्यूटी हो हमारी, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ओ टू करते हैं, या फिर हम कोई स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन हो या स्ट्रिक्ट एडवाइस हो, वहां हम ओ टू का यूज करते हैं। मस्ट का कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हमको कोई वार्निंग देनी हो, या फिर कोई बहुत जरूरी कंपल्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो, जरूरी हो बहुत ज्यादा। कंपल्शन की स्पेलिंग गलत होगी, क्या हो, कंपल्शन हो, ठीक है। जहाँ वार्निंग हो, कंपल्शन हो, या फिर ऑब्लिगेशन, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी इसका मतलब होता है अनिवार्यता, ये बहुत जरूरी है, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। आगे समझ, शुड और टू और मस्ट तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आप इस तीनों एग्जाम्पल से ना आपको समझ तो आ जाना चाहिए, आ गया ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कितना कर लिया, हमने विल भी कर लिया, हमने शैल भी कर लिया, देखो हमने आज कौन कौन से कर लिए, शेल कर लिया, विल कर लिया, शुड भी हो गया हमारा, ओ टू हो गया, और मस्ट हो गया। तो बाकी के जो बच गए ना, कैन में, कुड, माइट, वुड, डेयर, नीड, तो बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक भी करना। तो बाय, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको आगे आने वाली और भी सारी क्लासेस, यहाँ पर 10th क्लास की ना, या फिर और 9th क्लास की भी
सारे टॉपिक्स में कराऊंगी, चाहे वो ग्रामर के हो या फिर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो या फिर आपकी बुक्स हैं जो फर्स्ट फ्लाइट और जो दूसरी वाली भी बुक है आपकी, सारा मैं आपको सब कराऊंगी, ग्रामर भी और सारा रीडिंग का पोर्शन भी कराऊंगी, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।